सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, I am Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. Our today's topic is patent ductus arteriosus, which is an important topic of congenital heart disease. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसका, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ आपको नाम से पता चल रहा है। कंजेनाइटल का मतलब क्या है? कंजेनाइटल का मतलब होता है जो जन्मजात है, जो बचपन से है। बचपन से का मतलब जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम से उसको वो डिजीज़ होती है, उसको हम कंजेनाइटल कहते हैं। उस टाइम से अगर कुछ भी हो तो वो कंजेनाइटल है। अब हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है उसी कोई डिजीज़ है। मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का तो मतलब क्या हुआ कि ये जन्मजात हार्ट डिजीज़ है। मतलब बचपन से ही बच्चे को हार्ट में डिजीज़ होती है कोई, उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ एक टाइप की नहीं होती, ये काफ़ी टाइप्स की हो सकती है, बट हमने मेनली इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक होती है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और एक होती है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो साइनोसिस का मतलब क्या होता है? साइनोसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लूइश कलरेशन, अगर हमारी स्किन की ब्लूइश कलरेशन हो रही है तो उसके अंदर जो डिजीज़ आती है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। मतलब वो डिजीज़ जिसके अंदर हमारी स्किन की कलर ब्लू हो जाता है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी होती है? जो हमारी कलर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, मतलब ब्लू कलरेशन नहीं करती हमारी स्किन की, लिप्स की या फिर नेल्स की, ठीक है, वो होती है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये क्या है? ये एक टाइप की ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। मतलब हमारी कलरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, ब्लू कलर नहीं करती हमारी स्किन का। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता क्या है? आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 अट्रियाज होते हैं। एक होता है राइट अट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट साइड में होते हैं लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 मेजर वेसल्स होती है, 2 मेजर ब्लड वेसल्स पाई जाती है इनके अंदर। एक होती है पल्मनरी आर्टरी और दूसरी होती है ओर्टा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो कैसे होती है। कार्डियक साइकिल में मतलब जो हमारे ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी के अंदर, ये मेनली 2 सर्कुलेशंस होती है इसके अंदर। एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होती है पल्मनरी सर्कुलेशन। तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेसल्स होती है वो हमारी कहाँ से निकलती है? वेंट्रिकल से निकलती है। तो क्या होता है कि जो हमारी राइट वेंट्रिकल है, पहले हम बात करते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन की। पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल से हमारी जो मेजर ब्लड वेसल है, कौन सी ब्लड वेसल निकलती है? वहाँ से निकलती है पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मनरी आर्टरी, अब आपको इतना पता है कि जो आर्टरीज होती है, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है? वेन्स कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। अब जो आर्टरी है वो कौन सा करती है? वो हमारी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसका एक एक्सेप्शन है, जो हमारी पल्मनरी आर्टरी होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब बाकी सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो पल्मनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो क्या होती है, राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मनरी आर्टरी निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? वो होती है पल्मनरी आर्टरी। ये हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और कहाँ पे जाती है? लंग्स पे, क्योंकि हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो बॉडी के सेल्स तक तो लेके नहीं जा सकती, वो लंग्स पे लेके जाती है, ताकि लंग्स उन्हें क्या कर दे, लंग्स उस ब्लड को फिल्टर कर दे। तो क्या होता है, वो क्या करती है, फिल्टर मतलब ऑक्सीजनेटेड कर दे, डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेटेड कर दे लंग्स। तो क्या होता है, जब वो आर्टरी निकल के लंग्स पे जाते हैं तो लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड से, और वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। देन लंग से क्या होता है, हमारी एक वेन निकलती है जिसको हम कहते हैं पल्मनरी वेन। अब आपको ये बात भी पता है कि सारी वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, जो पल्मनरी वेन है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मनरी जिसके अंदर आ गया वो एक्सेप्शन है। पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो लंग से हमारी पल्मनरी वेन निकलती है, और पल्मनरी वेन क्या करती है, कहाँ पे जाती है? पल्मनरी वेन वापस से हमारे हार्ट के अंदर जाती है। अब हार्ट के कौन से चैम्बर में जाती है? ये जाती है लेफ्ट अट्रिया में, ठीक है।
स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी हमारे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकली, उसने क्या किया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके वो कहाँ पे गई? लंग्स के अंदर गई। लंग्स के अंदर जाके क्या किया उसने? लंग्स के अंदर जाके उसने ऑक्सीजनेटेड कर दिया उस ब्लड को। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन निकली। पल्मोनरी वेन ने कौन सा ब्लड कैरी किया? वहाँ पे उसने कैरी किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये कहाँ पे गई? राइट अट्रिया में गई है। अब क्या हुआ, वो ब्लड जो राइट अट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो राइट अट्रिया से कहाँ, सॉरी, लेफ्ट अट्रिया में जाती है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अट्रिया में आया है वो लेफ्ट अट्रिया से कहाँ पे आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक वॉल्व होती है, ऑर्टिक वॉल्व। जब वो वहाँ से ओर्टा के अंदर जाता है तो क्या होता है, जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट अट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड क्या करता है? ओर्टा के अंदर जाता है थ्रू द ओपनिंग ऑफ ऑर्टिक वॉल्व। तो क्या होता है, वो ओर्टा के अंदर चला गया। अब ओर्टा का क्या काम होता है? मतलब आपको पता है कि अब ऑक्सीजनेटेड है तो लंग्स के पास तो जाएगा नहीं, अब हमारी पूरी बॉडी के और जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उन सब के पास जाएगा ताकि उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके वो ब्लड। अब क्या किया, जो वो ब्लड है वो ओर्टा को क्रॉस करता है और फिर क्या करता है, उसके थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ के पास क्या होता है, चला जाता है, और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। अब जब वो हर एक टिश्यू तक गया है, बॉडी के हर एक टिश्यू तक चला गया वो ब्लड, तो क्या होता है, सब टिश्यूज़ ने उसको कंज्यूम किया। अब सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिल रही है तो इन रिटर्न वो क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। हम भी तो अगर नेचर से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इन रिटर्न क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना। तो जो टिश्यूज़ होता है वो क्या करता है, वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और इन रिटर्न क्या करता है, ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो अब जो वहाँ पे ब्लड है वो क्या बन गया, वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और वो वापस से हार्ट के पास जाता है। बट कौन सी वेन लेके जाती है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? हमारी दो वेन्स होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों जो वेन्स है ये टिश्यूज़ से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है और उसे वापस से हार्ट के पास लेके जाती है। अब हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगी वापस से? ये आएगी राइट अट्रियम में। देन फिर से सर्कुलेशन चलती है, राइट अट्रियम में आई है, राइट अट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन से वापस से लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम से फिर वापस कहाँ आई है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू क्या हुई, पूरी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ के ऊपर पास सर्कुलेट हुई। फिर वहाँ से इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा ने वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और फिर वो वापस से कहाँ पे जाती है हमारी, कहाँ पे जाती है? राइट अट्रियम पे। ये हमने बात करी है हमारी सर्कुलेशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस की। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस में मेनली क्या होता है, जब कोई भी बच्चा फिटस फॉर्म में होता है उस टाइम क्या होता है, उसका जो हार्ट और लंग होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए होते। तो जो वो बच्चा होता है वो कहाँ से ब्लड लेता है मेनली, क्योंकि उसके लंग्स तो अच्छे से डेवलप नहीं हुए, तो उसका जो ब्लड आता है वो मदर के थ्रू आता है, प्लासेंटा के थ्रू। जो मदर की बॉडी से जो मतलब बच्चे की बॉडी से जो ब्लड है वो मदर के अंदर गया, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, बच्चे के पास आता है। क्योंकि बच्चे का जो लंग या फिर हार्ट है वो अच्छे से डेवलप हुआ नहीं होता, वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, मतलब डेवलप हो रहा होता है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वहाँ पे एक हम कह सकते हैं पैसेज मिलता है, ठीक है। पैसेज किसके अंदर मिलता है? जो हमारी ओर्टा है और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे एक, या फिर हम कह सकते हैं एक फिटल डक्ट मिलती है, फिटल डक्टस आर्टीरियोसस मिलता है वहाँ पे, जो क्या करता है, जो कि उसके जो बच्चे का जो लंग है उसको बाईपास कर देता है, मतलब बच्चे के लंग्स के पास क्या होता है, ब्लड को नहीं जाने देता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या होता है, एक पैसेज मिलता है, ठीक है। तो अब ये पैसेज क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उस टाइम क्या होता है, ये पैसेज बंद हो जाता है, ठीक है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये पैसेज बंद नहीं हो पाता, ठीक है। अब बंद नहीं हो पाता ये पैसेज, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है कई बार, बट बहुत रेयर कंडीशंस में ये देखने को मिलता है कि जो ये पैसेज है ये पैसेज ओपन रह जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद भी बंद नहीं हो पाता, बच्चा पैदा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बट ये बंद ही नहीं होता पैसेज। तो अगर ये पैसेज छोटा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, बट अगर ये पैसेज कुछ ज़्यादा बड़ा रह गया तो ये क्या हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। इवन ये हार्ट डैमेज या फिर लंग डैमेज कर सकता है, हार्ट फेलियर तक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अब ये पैसेज अगर ओपन रह गया तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है, तो मतलब जो ब्लड है वो ओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा उस पैसेज के थ्रू। उस डक्ट के थ्रू क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो ओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर वो ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा।
अब काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो उसका मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी हमारी कहाँ पे जा रही है, लंग्स के पास जा रही है, तो वो क्या करेगी, लंग्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि कितना ब्लड हमारा आ रहा है, ठीक है, या हमारे सिम्टम्स कितने आ रहे हैं इसकी वजह से, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब हमारे सिम्टम्स और कितना ब्लड आ रहा है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डक्ट है, डक्ट का सर्कमफ्रेंस कितना है या फिर उस डक्ट की लंबाई कितनी है, किस पे डिपेंड करता है, डक्ट के सर्कमफ्रेंस पे और डक्ट की लंबाई पे। दूसरा डिपेंड करता है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और वो डक्ट है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ब्लड को, मतलब कितना अमाउंट में आने दे रही है ब्लड को वहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसकी करी है फिजियोलॉजी और अनाटमी की बात। अब हम बात कर रहे हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि अगर हमारा जो डक्ट है वो स्मॉल है तो वो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, इवन हम उसको कई बार तो क्या होता है ट्रीट भी नहीं करते। बट अगर वो डक्ट हमारी बड़ी रह गई, लार्ज रह गई, तो उसके अंदर क्या होता है वो इवन हार्ट फेलियर तक की कंडीशन ला सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन कर सकती है वो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाएगा, स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट की साउंड सुनेगा वो, तो जब वो आपकी हार्ट की साउंड सुनेगा तो जिसके अंदर पहला सिम्टम आता है वो क्या होता है, आपकी हार्ट में मरमर साउंड आएगी, मरमरिंग साउंड आएगी हार्ट के अंदर। ठीक है, वो मरमरिंग साउंड क्लियरली इंडिकेट नहीं करती कि पेशेंट को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, क्योंकि मरमरिंग साउंड काफ़ी कंडीशंस में आती है हार्ट में से, बट वहाँ पे एक चांस हो जाता है कि हाँ जो पेशेंट है उसको कोई हार्ट की डिजीज़ है उस वजह से मरमरिंग साउंड आ रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे पेशेंट को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस हो। दूसरा, अगर पेशेंट या फिर जो बच्चा है वो कुछ खाएगा या फिर रोएगा तो उस टाइम क्या होगा, उसको स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, पसीने बहुत ज़्यादा आएंगे बच्चे को, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा, या कुछ एक कंडीशंस में क्या हो सकता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग भी करनी स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ सांस लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये मेनली। अगला क्या होता है, अगर बच्चा थोड़ी सी भी एक्टिविटी कर देता है ना, फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर कोई भी और एक्टिविटीज़ करता है तो उसको थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, टायर्ड काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, हम कह सकते हैं कि फटीग काफ़ी जल्दी हो जाता है बच्चा। देन इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस में जैसा कि मैं आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है। उसका मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट, जो हमारी ओर्टा है, ओर्टा से क्या होता है, जो ब्लड होता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है। अब क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाती है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका, पल्मोनरी आर्टरी जाती है हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स के पास जाके वो क्या करती है, फिल्टर आउट कराती है ब्लड को, मतलब क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड करती है ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो क्या होता है, अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक्सेसिव ब्लड आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे वो लंग्स को डैमेज कर सकती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर वो डक्ट काफ़ी बड़ा है तो वो लंग्स को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। दूसरा आता है वो हार्ट में प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब हार्ट में इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हार्ट की इनर लाइनिंग होती है ना, इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये चांसेस होते हैं कि हार्ट के अंदर क्या हो, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तीसरा क्या कर सकती है ये, अगर इसके अंदर अगर हमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है तो क्या होता है, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और इवन हार्ट फेलियर तक की भी कंडीशन हमें क्या होता है इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन कौन से पर्सन्स या फिर जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रोन होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का। तो जो पहला रिस्क फैक्टर आता है इसका वो क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ या प्री मैच्योर बेबी। हम एक एस्टिमेट 9 मंथ्स का टाइम लगाते हैं, अगर उससे पहले किसी बेबी का बर्थ हो रहा है तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर बेबी कह देते हैं, मतलब टाइम से पहले बर्थ हो गया उसका। तो हो सकता है उसके अंदर उसके कुछ एक जो पार्ट्स है वो अच्छे से डेवलप ना हुए हो, तो उसके अंदर हो सकता है कि जो हमारा डक्ट है ना वो भी अच्छे से बंद ना हुआ हो, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हो सकता है उनमें। दूसरा होता है वो पर्सन या वो पेशेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस मिले। ये एक स्टडी के थ्रू कहा गया है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिला। देन जो थर्ड होता है फैमिली हिस्ट्री, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट ये माना जाता है कि अगर पेरेंट्स में है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस तो चांसेस है कि उनके बच्चों में भी होगा। तो जेनेटिक भी कह सकते हैं हम इसको, कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों के अंदर भी ये मिलेगा, ऐसा काफ़ी बार क्या है माना गया है। ये मेनली इसके क्या है, हमारे 3 रिस्क फैक्टर्स है। इसके और भी काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल यूज़ या स्मोकिंग पे भी क्या होता है कई बार ये देखने को मिलता है। देन हमारा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है हमारी डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, स्टार्टिंग में हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप का यूज़ करके क्या करते हैं, हम हार्ट की साउंड सुनते हैं, हार्ट में मरमरिंग साउंड आती है, तो उसका मतलब क्या है कि पेशेंट को कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जो उससे हार्ट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर चांस हो जाते हैं कि हाँ पेशेंट को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है। ठीक है, देन हमारा जो दूसरा होता है वो होता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, ये हम इसके अंदर साउंड्स को यूज़ करके हार्ट की एक इमेजिंग बना देते हैं, जिससे जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है या फिर हमारा जो डॉक्टर होता है वो उससे अंदाजा लगा सकता है कि हाँ पेशेंट को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है, उससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है। देन हम चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्यों करवाते हैं, अब आप कहोगे कि सर हमें मतलब एक्सरे में तो सिर्फ बोन्स दिखती है, सॉफ्ट टिश्यूज तो दिखते ही नहीं, तो एक्सरे क्यों करवाते हैं कि हार्ट रिब्स के अंदर एनक्लोज्ड होता है। अगर एक्सरे हम इसलिए कराते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो उसके बाहर का स्ट्रक्चर है, जो केज है पूरा, वो ठीक है या वो ठीक नहीं है, कहीं उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई रिब टूट के हार्ट को मतलब डैमेज कर रही है, कुछ भी ऐसा बोनी स्ट्रक्चर्स या फिर हार्ट स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। देन कार्डियक कैथेटराइजेशन भी इसके अंदर डायग्नोसिस में करा सकते हैं। देन हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी को स्मॉल डक्टस आर्टेरियोसिस है, मतलब उस छोटी सी डक्ट है जो ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, तो उसके अंदर हम डायूरेटिक्स का यूज़ करके उस डक्ट को क्लोज कर सकते हैं। डायूरेटिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर डायूरेटिक्स काम नहीं आ रही तो हम मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं इसके अंदर, जैसे कि आइब्रूफन। अब आप कहेंगे आइब्रूफन तो सर एक नसेड्स है। नसेड्स क्या होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है एज वेल एज पेन को ठीक करती है। तो वो क्या करती है, वो उस केमिकल को ब्लॉक कर देती है जो कि उस डक्ट को ओपन करने में हेल्प करता है। मतलब वो केमिकल जो डक्ट को ओपन करता है उस केमिकल को ही ब्लॉक कर देती है। तो क्या होता है, अगर स्मॉल डक्ट है तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मेडिकेशन है वो हेल्पफुल नहीं हो रही इसके अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सर्जरी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब सर्जरी रिकमेंड करते हैं तो सर्जरी के अंदर क्या होता है, हम लेफ्ट थोरैकोटोमी इंसिजन करते हैं। मतलब जो थोरैक्स है उसके लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, और इसके अंदर हम कार्डियो पल्मनरी बाईपास पंप का यूज़ नहीं करते। अब आप कहेंगे सर कार्डियो पल्मनरी बाईपास पंप क्या होता है। कार्डियो पल्मनरी बाईपास पंप क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम क्या करते हैं, कार्डियक सर्जरी के दौरान हार्ट के ऊपर लगाते हैं। वो क्या करता है, हार्ट को स्टॉप कर देता है, और जो हार्ट का काम है ना खुद करने लग जाता है। ठीक है, हार्ट को स्टॉप करता है, हार्ट का काम वो क्या है, खुद करने लग जाता है, तो होता है कार्डियो पल्मनरी बाईपास पंप। हम इसके अंदर कार्डियो पल्मनरी बाईपास पंप का यूज़ नहीं करते और लेफ्ट थोरैकोटोमी इंसिजन करते हैं। देन हम इसको क्या है, इन्वेजिव टेक्निक के थ्रू ठीक करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। थैंक यू।